की हमारी जो क्लास होने वाली है किसकी, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी ITI सेकेंड ईयर क्लास 24 और टारगेट ITI एग्जाम 2023 जो हमारे 2023 में एग्जाम होते हैं उसमें अच्छा से अच्छा स्कोर करना हम लोग का लक्ष्य है। उसी की पर्पज़ से ये क्लास चलाई जा रही है। इस क्लास से संबंधित अगर PDF ऑनलाइन मार्क टेस्ट फ्री में चाहिए तो आप www.globaliti.org पर जाकर इस सुविधा का लाभ भी आप ले सकते हो। आज की क्लास कौन सी है, 24। इसके पहले 23 क्लास हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, पीछे क्लास देख लीजिए, तो हो सकता है आपको आगे क्लास ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आए। चलते हैं आज की हम क्लास की ओर। आज का हमारा क्लास का पहला क्वेश्चन है, विच मल्टी वाइब्रेटर प्रोड्यूस अ रिपीटेटिव पल्स वेव फ्रॉम आउटपुट। कौन सा मल्टी वाइब्रेटर आउटपुट से दोहरावदार पल्स वेव पैदा करता है। अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, दोहरावदार का मतलब होता है कुछ इस प्रकार, दोहरावदार, ठीक है। बाइस्टेबल, बाइस्टेबल का मतलब होता है दोनों ओर स्टेबल, बाइस्टेबल, बाइस्टेबल। बात किया जाए इसके बाद में मोनोस्टेबल की, तो मोनोस्टेबल की वेव फॉर्म इस प्रकार बनती है, आपके मल्टी वाइब्रेटर जो होते हैं मोनोस्टेबल की इस प्रकार स्थिर वेव फॉर्म आपको मिलती है। पूछा है कौन सा मल्टी वाइब्रेटर आउटपुट से दोहरावदार पल्स वेव पैदा करता है, तो ये कौन सा है, अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। कौन सी होती है, अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर दोहरावदार पल्स वेव पैदा करता है। अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर हमारी पल्स किस प्रकार देता है, दोहरावदार पल्स रिप्रेजेंट करता है, पैदा करता है। हाई या फीडबैक नेटवर्क यूज इन द ऑसिलेटर सर्किट। दोलक में फीडबैक नेटवर्क का क्या उपयोग है, तो दोलक में देखो दोलक आपका ऑसिलेटर होता है, उसमें फीडबैक का अरेंजमेंट होता है। फीडबैक का अरेंजमेंट नहीं होगा तो फिर दोलक का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि दोलक को जो हम दोलक हमारा किस में डिपेंड है, बेसिकली फीडबैक पे डिपेंड है। फीडबैक क्या होता है, जो आपको इनपुट देते हैं, जो आपको आउटपुट मिलता है उसी को जो है हम कंपेरिजन कर दें, उसी की जो है आउटपुट्स को फिर से हम इनपुट में दे दें। तो क्या होता है, जैसे हमने बताया था पिछली क्लास में भी, जैसे आपको कोई टीचर पढ़ाता है, आप नया टीचर आता है, उसका डेमो होता है, कोई प्रिंसिपल या टीचर जो है बोला जाता है कि आप जो है क्लास में जाकर डेमो दीजिए उससे, तो डेमो देता है। उसके बाद जो प्रिंसिपल होते हैं कॉलेज पूछते हैं जो नए टीचर आए हैं ये किस प्रकार पढ़ा रहे हैं, तो उनसे फीडबैक लेते हैं, किससे, बच्चों से। ये दो प्रकार का हो सकता है जो टीचर पढ़ाया है बच्चों को समझ में ना आए तो वो आपको निगेटिव फीडबैक हो जाएगा। यदि हो सकता है जो टीचर बच्चों को पढ़ाया है अच्छे से, वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव फीडबैक हो जाएगा। उसी फीडबैक के अकॉर्डिंग उस टीचर का भविष्य होगा। हो सकता है कि उस टीचर से कह दिया जाए कि आपका जो है सेवा देने का तरीका या आपका पढ़ाई का तरीका सही नहीं है, तो आप जो है दोबारा फिर से ट्राई करिएगा, मेहनत करके आइए। यदि हो सकता है बच्चों ने बोल दिया बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो पॉजिटिव फीडबैक में हो सकता है जितने पैसे के लिए उनका बोला गया हो कि आप इतने पैसे में यहाँ पे पढ़ाइए, हो सकता है उससे ज़्यादा भी मिल जाए। तो ये डिपेंड करता है फीडबैक किस प्रकार का, नेगेटिव भी और पॉजिटिव फीडबैक। दोलक में एक फीडबैक नेटवर्क का उपयोग क्या होता है, तो ये क्या बताएं हम, जब इन आउटपुट की तुलना कैसे होती है, इनपुट से होने, मतलब आउटपुट जो है मिला उसी इनपुट में दिया गया फीडबैक, तो क्या होता है, फेज शिफ्टिंग होती है। फेज शिफ्टिंग कितनी होती है, 180 की होती है। कितनी होती है, 180 टू फेज शिफ्ट द सिग्नल बाई 180 डिग्री। उसके बाद दिया है अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन एप्लीकेशन ऑफ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। FET की मेन क्या है, FET और VJT दो आपके होते हैं। कभी कभी FET और VJT में तुलना पूछने लगता है, FET VJT का तुलना बताइए। तो FET VJT क्या होता है हमारा, VJT होता है बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बात की जाए FET की, तो FET क्या होता है, FET की यदि बात करें तो FET क्या होता है, FET होता है हमारा फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। क्या होता है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्या होता है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अब बात की जाए FET का किस रूप में यूज करते हैं, FET हमारा किस रूप में यूज होता है, एक प्रकार से देखें तो FET क्या है हमारा, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। क्या है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। FET क्या है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। क्या है, FET क्या है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। बात की जाए VJT की, VJT क्या है, करंट कंट्रोल डिवाइस है। VJT क्या है, करंट कंट्रोल डिवाइस है, करंट कंट्रोल डिवाइस है। तो अब देखो FET का क्या हमने बताया, अब यहाँ से आपके दो क्वेश्चन तैयार हो गए। VJT क्या होता है, VJT का फुल फॉर्म क्या होता है, FET क्या होता है, FET का मतलब क्या होता है, किस प्रकार डिवाइस है, VJT किस प्रकार डिवाइस है। एक जो है करंट कंट्रोल डिवाइस, एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, दोनों का फुल फॉर्म क्या है। आपसे 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हम हमेशा बोलते हैं जब भी पढ़ाएंगे 1 से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपके तैयार करते हुए चलेंगे। तो क्लास को भागाइए नहीं। बहुत से बच्चों का सिर्फ ये उद्देश्य होता है कि सर किस में टिक लगा रहे हैं, B में या C में, बस हम जल्दी से, हो सकता है वहाँ पर वैल्यू चेंज कर दे।
थोड़ा सा क्या बोलते हैं क्वेश्चन को ऊपर नीचे कर दे, आपको इस वाले के आंसर उसमें डाल दे, उसके आंसर इसमें डाल दे, बाकी जो आपका सही आंसर है वो एक बीच में वो रख दे, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। रट के नहीं जाना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाओगे तो कैसा भी क्वेश्चन देगा आप लोग कर लोगे। यहाँ पे दिया है FET किस प्रकार का डिवाइस है, FET का क्या उपयोग है, तो FET क्या है, तो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 48 का ए नंबर। ठीक, 48 का ए नंबर। उसके बाद दिया है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। यूनी जंक्शन UJT का क्या फंक्शन है, मेन फंक्शन क्या है UJT का, UJT का मेन फंक्शन क्या है, UJT का मेन फंक्शन, ये क्वेश्चन हमारा क्या है, ये क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर का मेन फंक्शन क्या होता है, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर का मेन फंक्शन क्या होता है, ये पूछा हुआ है UJT। हम हमेशा बोल रहे हैं कि साथ साथ आप लोग सिंबल वगैरह भी याद रखिए, क्योंकि सिंबल नहीं याद रहेगा आपको तो आप लोग जो है क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन में केवल सिंबल पूछ लेता है कि किसका सिंबल है, UJT का सिंबल है या आपका ट्रायक का सिंबल है, डायक का सिंबल है, तो सिंबल भी हमेशा याद रखिए। चार्ट बना लीजिए, घर पर चिपका दीजिए, डेली देखते रहिए, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। लैम्प का सिंबल क्या होता है, बजर का सिंबल क्या होता है, जितने आपके इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अकॉर्डिंग सिंबल है वो सारे सिंबल आप लोग याद कर लीजिए। कभी कभी सिर्फ सिंबल ही पूछ लेता है। यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या होता है, तो ये रिलैक्सेशन ऑसिलेटर होता है एक प्रकार, क्या होता है एक प्रकार का, ये रिलैक्सेशन ऑसिलेटर होता है। क्या होता है, रिलैक्सेशन ऑसिलेटर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है हाउ द गेट टर्मिनल ऑफ एन चैनल JFET। एन चैनल JFET का गेट टर्मिनल कैसे अभिनत होता है। आपके दो चैनल होते हैं, एक होता है पी चैनल होता है, एक होता है आपका एन चैनल और पी चैनल। एन चैनल JFET, एन चैनल जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, पी चैनल जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। एन चैनल जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और पी चैनल जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो इसमें होता है, एक होता है गेट, एक होता है सोर्स, अब देखो बात की जाए, यहाँ पे पूछा है एन चैनल की, एन चैनल की बात किया है। अगर पी चैनल की बात किया होता तो पी चैनल देखते, यहाँ पे बात किया है किसकी, एन चैनल की बात किया है, एन चैनल की बात किया है। तो एन चैनल में जो आपका गेट होता है वो नेगेटिव होगा और सोर्स क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। और ये दोनों कंडीशन कैसी होगी, ये कंडीशन होगी आपकी रिवर्स बायस की, ये कंडीशन आपकी कैसी होगी, रिवर्स बायस कंडीशन होगी। इसी कंडीशन को हम लोग रिवर्स बायस कंडीशन बोलते हैं। इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स बायस कंडीशन भी बोलते हैं। गेट सोर्स के साथ पश्च अभिनत में होगा। गेट फॉरवर्ड बायस विथ ड्रेन, गेट आर फॉरवर्ड बायस, गेट आर रिवर्स बायस, गेट और क्या है, गेट और सोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका दो टर्मिनल दिखाए गए, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो इस केस में क्या होगा, रिवर्स बायस होगा। गेट आर रिवर्स बायस विथ सोर्स, गेट आपका देखो ये गेट रिवर्स बायस में है सोर्स के साथ, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यही इसी का जस्ट अपोजिट होता है अगर बात करें हम इसकी पी चैनल JFET की, यहाँ एन चैनल JFET की बात किया। थोड़ा सब में अंतर है, चीज़ें आप लोग जो है कॉन्सेप्ट बेस पे पढ़ते रहेंगे तो आपको याद आ रहेंगी। अगर पी चैनल JFET की बात करता तो फिर हम पोलरिटी बदल कर बात करते। यहाँ पे क्या हुआ, गेट आर रिवर्स बायस। उसके बाद दिया है व्हाट इज द टोटल टर्न ऑन टाइम व्हाइल ट्रांजिस्टर मेक ट्रांजिस्टर फ्रॉम V2 टू V1, मतलब टर्न ऑन टाइम पूछा है। ट्रांजिस्टर V2 से V1 में परिवर्तन करते समय कुल टर्न ऑन टाइम क्या है। V2 से V1 में जाने तक में जो टर्न ऑन टाइम हुआ वो परिवर्तन क्या है, वो परिवर्तन करते समय कुल टर्न ऑन टाइम क्या है, परिवर्तन समय टोटल टर्न ऑन टाइम क्या है। तो इसको इस प्रकार भी हम समझ सकते हैं, इस प्रकार भी हम समझ सकते हैं। अगर इसको V1 मान ले, इसको पॉजिटिव मान ले, इसको V2 मान ले, इसको नेगेटिव मान ले, तो अब देखो ये हमारी कौन सी होगी, ये आपकी कौन सी कंडीशन होगी, ये आपकी कंडीशन होगी टर्न ऑन की कंडीशन। ये होगी आपकी कौन सी, टर्न ऑन की कंडीशन। ये होगी कंडीशन किसकी, टर्न ऑन कंडीशन। ये आपकी कंडीशन किसकी होगी, ये आपकी होगी टर्न ऑन कंडीशन। उसके बाद देखते हैं, अब जैसे यहाँ से स्टार्ट किए हम, इस प्रकार गए हम, उसी फिगर को इस तरीके से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, शायद आप लोग समझ जाएं। उसके बाद ये आपका कौन सा हो जाता है, ये आपका टर्न ऑफ टाइम हो जाता है। ये है आपका टाइम कौन सा हो जाता है, टर्न ऑफ टाइम हो जाता है। यहाँ पे दिखाया गया है ये टी ऑफ, इसी को टर्न ऑफ बोलते हैं, इसी को टर्न ऑफ, ये टर्न ऑन है स्टार्टिंग वाला, इधर टर्न ऑन, ये क्या है टर्न ऑफ, ये आपका टर्न ऑफ है। और क्या है साथ में, उसके बाद देखो क्या दिया है, TD दिया होगा कहीं, डिले टाइम,
टीडी डिले टाइम और राइजिंग टाइम, इसमें होता है एक टीडी, टीडी को बोलते हैं डिले टाइम, डिले टाइम, डिले टाइम। एक होता है टीआर, 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 टीआर को बोलते हैं हम राइजिंग टाइम। क्या बोलते हैं? राइजिंग टाइम, राइजिंग टाइम, डिले टाइम और राइजिंग टाइम। अब देखो ये आपका V2 है, ये आपका V1। जैसे ही आप ऑन करते हैं तो एक बारगी टर्न ऑन नहीं होता, एक बारगी टर्न ऑन नहीं होता। जिस प्रकार टर्न ऑन होता है उसी प्रकार टर्न ऑफ भी होता है। तो देखो आपका जो टर्न ऑन होने की क्रिया है कैसे होगी, टर्न ऑन का डिले टाइम जितना होगा आपका जो डिले टाइम होगा और जो आपका राइजिंग टाइम होगा, डिले टाइम और राइजिंग टाइम जब दोनों को ले लेंगे तो हमारा क्या बनेगा, ये हमारा बनेगा टर्न ऑन। इसी को हम बोलते हैं टर्न ऑन। डिले टाइम प्लस राइजिंग टाइम को हम लेते हैं टर्न ऑन। इधर से हमारी ये कैरेक्टरिस्टिक क्या दिखाती है, टर्न ऑन की दिखाती है, और ये क्या दिखाती है, टर्न ऑफ की दिखाती है। तो डिले टाइम टर्न ऑन होने के लिए क्या चाहिए, डिले टाइम प्लस राइजिंग टाइम दोनों होने चाहिए हमें टर्न ऑन करने के लिए। टर्न ऑन करने के लिए अब पूछा है ट्रांजिस्टर में V2 से V1 में परिवर्तन करने से कुल टर्न ऑन टाइम क्या होगा, तो कुल टर्न ऑन टाइम कितना होगा, टोटल टर्न ऑन टाइम कितना होगा, टोटल टर्न ऑन टाइम, टोटल टर्न ऑन टाइम होगा इक्वल टू डिले टाइम प्लस राइजिंग टाइम। यहाँ पे हम लिख देते हैं TD प्लस TR। आप लोग समझ जाइएगा, ऊपर हमने लिख दिया है TD प्लस TR, मतलब TD का मतलब होता है डिले टाइम और TR का मतलब होता है राइजिंग टाइम। तो ये रहा इसका राइट आंसर, कौन सा, तीसरा नंबर इसका राइट आंसर रहा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, व्हिच डिवाइस इज मेड अप यूजिंग द मेथड ऑफ पॉइंट कॉन्टैक्ट, ग्रोवन, डिफ्यूजन एंड एलॉय जंक्शन। बिंदु संपर्क, विकसित, डिफ्यूजन और मिश्र धातु जंक्शनों के तरीकों को उपयोग करके किस उपकरण का निर्माण किया जाता है। तो देखो आप हम बस हमेशा बताते हैं आपको, जो ट्रांजिस्टर होते हैं PNP ट्रांजिस्टर, NPN, इसमें क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं। इसमें डोपिंग भी की जाती है। डोपिंग कैसे करते हैं आप जानते हो कि आपको जो सेमीकंडक्टर होते हैं किस प्रकार के होते हैं प्योर में, इसमें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन कौन से होते हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन। कौन कौन से होते हैं प्योर सेमीकंडक्टर की बात करो, कौन कौन से होते हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन, जर्मेनियम और सिलिकॉन। अब इसमें क्या करते हैं हम, डोपिंग करके इनके हम अपने अकॉर्डिंग कंडक्टिविटी इंक्रीज या डिक्रीज वह सब जैसे हमें जरूरत होती है इस प्रकार हम यूज़ करते हैं। डोपिंग के लिए क्या मिलाते हैं हम, ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं या तो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं। ट्राइवैलेंट और पेंटावैलेंट कहाँ से आई, जो हमारी आवर्त सारणी यदि तीसरे आवर्त के तत्वों को यूज़ करते हैं तो उनको हम बोलते हैं ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी। यदि हम अपने आवर्त सारणी के पाँचवें आवर्त के एलिमेंट्स लेते हैं डोपिंग के लिए तो उनको हम बोलते हैं पेंटावैलेंट। बात की जाए मिलाने की डोपिंग, तो आपके जो होती है P टाइप सेमीकंडक्टर, P टाइप और N टाइप, P टाइप और N टाइप। P टाइप में क्या मिलाते हैं, P टाइप में मिलाते हैं ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी, त्रिसंयोजी इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं, और इंग्लिश में ट्राइवैलेंट, त्रिसंयोजी अशुद्धि। और N टाइप में क्या होती है, पंचसंयोजी। N टाइप में क्या होती है, पंचसंयोजी, पंचसंयोजी। ठीक है, तो देखो एक चीज तो ये हो गया, पूछा है ना कि कांटेक्ट, ग्रो, डिफ्यूजन एंड एलॉय, बिंदु संपर्क, विकसित, डिफ्यूजन और मिश्र धातु जंक्शनों के मतलब जो है कई चीज मिश्र की गई हैं। उसके बाद जो है जंक्शन हो गए। जंक्शन कौन से होते हैं, दो जंक्शन हो जाते हैं ना, एक आपका PN जंक्शन, दो, जैसे मान लीजिए कोई आप ट्रांजिस्टर बना रहे हैं तो ट्रांजिस्टर किस प्रकार बनाया जाता है, NPN में, जैसे NPN में है तो कॉमन हो गया ना, अगर दो PN जंक्शन को ट्रांजिस्टर जोड़ दें या NP को जोड़ दें तब हमारे ट्रांजिस्टर बनते हैं कौन से, PNP ट्रांजिस्टर बनता है या तो फिर NPN ट्रांजिस्टर बनता है। मतलब कि एडिंग भी होती है, डिफ्यूजन भी होता है और डिप्ट होता है। डिफ्यूजन भी होता है इसमें, डिप्ट होता है। डिफ्यूजन डिप्ट को हम करंट के फॉर्म में भी देखते हैं, डिप्ट करंट और डिफ्यूजन करंट मेजर करते हैं। उसका फार्मूला यदि आगे आता है या ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें किस में होती हैं, यही पूछा है, ये सारी चीज़ें किस में होती है, इंडक्टेंस में होती हैं, रजिस्टर में होती हैं, कैपेसिटर में होती है, ट्रांजिस्टर में होती है। तो हम बता रहे हैं ये सारी चीज़ें, ये सारी घटना किस में होती हैं, ट्रांजिस्टर में होती है। ट्रांजिस्टर क्या होती है, हमारी एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। ट्रांजिस्टर भी एक हमारा सेमीकंडक्टर डिवाइस है। इसको भी हम फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस में ऑपरेट कर सकते हैं जैसी हमें ज़रूरत होती है। विच डिवाइस इज मेड अप यूजिंग द मेथड पॉइंट कॉन्टैक्ट, ग्रोवन, डिफ्यूजन एंड एलॉय जंक्शन। इतनी सारी चीज़ों को मिलान करके अगर किसको निर्माण करते हैं, मिश्र धातु जंक्शन के तरीकों का उपयोग करके किस उपकरण का निर्माण किया जाता है। अगर इतनी सारी चीज़ों को मिला के कोई इक्विपमेंट बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हम ट्रांजिस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांजिस्टर। उसके बाद चल रहा है, उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है, व्हाई द कलेक्टर रीजन इन फिजिकली मेड लार्जर देन एमीटर रीजन इन ट्रांजिस्टर। पूछा अभी कल हम बताए थे, कल हम ये पूछा है एमीटर रीजन, व्हाई द कलेक्टर रीजन इन फिजिकली मेड
लार्जर देन इमीटर रीजन इन अ ट्रांजिस्टर। एक ट्रांजिस्टर में कलेक्टर क्षेत्र भौतिक रूप से उत्सर्जक क्षेत्र से क्यों बड़ा होता है? एक ट्रांजिस्टर में कलेक्टर क्षेत्र कल हमने बताया था दो तरीके से होता है। एक होता है आपका कौन सा भौतिक संरचना होती है, एक होता है डोपिंग लेवल के अकॉर्डिंग संरचना। अगर बात की जाए भौतिक संरचना, अगर बात की जाए भौतिक संरचना के आधार पे, भौतिक संरचना के आधार पे, भौतिक संरचना के आधार पर, भौतिक संरचना फिजिकल भौतिक संरचना के आधार पर, फिजिकल कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आधार पर, अकॉर्डिंग टू फिजिकल कंस्ट्रक्शन, अकॉर्डिंग टू फिजिकल कंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू फिजिकल कंस्ट्रक्शन देखें तो क्या होता है हमारा इमीटर बेस कलेक्टर जो होता है, इमीटर बेस और कलेक्टर। तो अगर इस हिसाब से देखें फिजिकल कंस्ट्रक्शन के हिसाब से तो सबसे बड़ा हमारा कौन होता है? सबसे बड़ा होता है हमारा कलेक्टर। अगर हम बात करें यहाँ पे थोड़ा सा और बता रहे हैं, इस क्वेश्चन में वापस फिर से लौट के आएंगे। अगर बात करें डोपिंग लेवल के अकॉर्डिंग तो डोपिंग लेवल के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू डोपिंग लेवल, अकॉर्डिंग टू डोपिंग लेवल, अकॉर्डिंग टू डोपिंग लेवल, अकॉर्डिंग टू डोपिंग लेवल, अकॉर्डिंग टू डोपिंग लेवल अगर देखा जाए, अकॉर्डिंग टू डोपिंग लेवल देखें तो वहाँ पे अगर डोपिंग की बात की जाए सबसे ज़्यादा डोपिंग किसकी होती है? सबसे ज़्यादा डोपिंग होती है इमीटर की। सबसे कम डोपिंग किसकी होती है? बेस की। और उसके बाद जो इमीटर की डोपिंग सबसे ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा डोपिंग किसकी होती है? सबसे ज़्यादा डोपिंग किसकी होती है? सबसे ज़्यादा डोपिंग किसकी होती है? एमीटर की। सबसे ज़्यादा डोपिंग किसकी होती है? एमीटर की। उसके बाद मध्यम होती है किसकी? कलेक्टर की। कलेक्टर की कितनी होती है? मध्यम डोपिंग। अगर बात करें हम बेस की तो सबसे कम ये डोपिंग लेवल के अकॉर्डिंग है। लेकिन यहाँ पे पूछा है व्हाई द कलेक्टर रीजन इज फिजिकली मतलब भौतिक संरचना। तो यहाँ पे हमेशा क्वेश्चन का कीवर्ड पहचानने की कोशिश करिए। यहाँ पे कौन सा पूछा है? यहाँ पे फिजिकली पूछा है। यहाँ पे क्या पूछा है? फिजिकली मतलब भौतिक संरचना के आधार पर पूछा है। तो हम भौतिक संरचना के आधार पर जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। भौतिक संरचना के आधार पर अगर देखा जाए तो कौन सा बड़ा है? हमारा कलेक्टर बड़ा है। अब कह दो सर कलेक्टर क्यों बड़ा किया जाता है? कलेक्टर इसलिए बड़ा किया जाता है कि यहीं से मिलता है बेटा हमको आउटपुट। क्या मिलता है? आउटपुट। जब आउटपुट यहीं से ज़्यादा मिलता है, हमें क्या मिलता है? यहाँ से सबसे ज़्यादा मिलता है आउटपुट। जहाँ से ज़्यादा आउटपुट मिलता है, जहाँ से आउटपुट निकलता है वहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा प्रसारित होती है। हीट मतलब जो है ताप बहुत ज़्यादा हो जाता है, ताप बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि हीट जो है यहाँ से निकल रही है बाहर। सबसे ज़्यादा आउटपुट के पास ये टर्मिनल आप क्या होता है? आउटपुट के टर्मिनल होता है कलेक्टर। तो क्या होता है यहाँ पे ताप बहुत ज़्यादा हो जाता है, ताप जो है तापमान अत्यधिक हो जाता है, अत्यधिक हो जाता है। हीट इज मोर यहाँ पे हो जाता है, जिस कारण हमारा जो है ट्रांजिस्टर डैमेज भी हो सकता है। जिस कारण ट्रांजिस्टर डैमेज भी हो सकता है। डैमेज मतलब डैमेज हो सकता है। क्या हो सकता है? डैमेज हो सकता है या खराब हो सकता है। डैमेज हो सकता है। अब डैमेज हो सकता है तो इसलिए अगर हम जो थोड़ा सा एरिया बड़ा कर देंगे तो हीट जो है, हीट सर्कुलेशन है वो पूरे में प्रसारित होगा, तो हीट का इफेक्ट जो होगा वो कम पड़ेगा। इसके बाद भी यदि हीट इफेक्ट हमारा कम नहीं होता तो हम क्या लगाते हैं? ट्रांजिस्टर को बचाने के लिए हीट से क्या लगाते हैं? हम यहीं पे लगाते हैं हीट सिंक। हमेशा याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं। क्या लगाते हैं? हीट सिंक लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हीट सिंक लगाते हैं। तो अब आप जान गए होंगे ट्रांजिस्टर में कलेक्टर क्षेत्र भौतिक रूप से उत्सर्जक क्षेत्र से बड़ा क्यों बनाया जाता है। इससे अधिक गर्मी का प्रसार करना पड़ता है। कलेक्टर टर्मिनल से लिया गया निर्गत है। बेस कलेक्टर क्षेत्र रिवर्स बायस्ड में है। कलेक्टर क्षेत्र हमेशा उच्च वोल्टेज के साथ काम करता है। तो हमने इतना सारा पूरा कहानी बताया तो आप समझ गए होंगे। पूरी कहानी बताने के बाद आप समझ गए होंगे कि इट हैज़ डिसिपिएट मोर हीट, क्योंकि इसे जो है बहुत अधिक गर्मी प्रसारित करनी पड़ती है, इसलिए हम इसका एरिया बड़ा कर देते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर इसका सही हो जाएगा।
इट हैज़ डिसिपिएशन मोर हीट, इसे अधिक गर्मी का प्रसार करना पड़ता है, इसलिए हम कलेक्टर के एरिया को हम बड़ा रखते हैं, किससे, फिजिकली रूप से बड़ा रखते हैं। इसके बाद भी यदि हमारी हीट की सोल्यूशन सॉल्व नहीं हो रही, हम क्या लगाते हैं साथ में, हीट सिंक लगाते हैं। यदि नहीं करेंगे तो हमारा ट्रांजिस्टर डैमेज हो जाएगा, डेड हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर इफ एमीटर टू बेस कलेक्टर टू बेस आर फॉरवर्ड बायस। What is the function of transistor if emitter to base and collector to base are forward bias। देखो आपका जैसे कोई ट्रांजिस्टर है, कोई सा भी ट्रांजिस्टर है, हम पीएनपी ट्रांजिस्टर, पहले क्वेश्चन को पढ़ो। आपका जो ट्रांजिस्टर होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है। पीएन से मिलके बने हुए होते हैं। पीएन आपका क्या होता है, जंक्शन डायोड होता है। सारी चीज़ें आपको पीछे बताई जा चुकी है। उनके बीच में क्या होता है, बैरियर पोटेंशियल होता है। उनकी बायसिंग कैसे होती है, फॉरवर्ड बायसिंग होती है और रिवर्स बायसिंग होती है। तो यहाँ पर हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं। यदि हमारा ये कोई पीएनपी ट्रांजिस्टर है, यदि ये हमारा कोई पीएनपी ट्रांजिस्टर है, कौन सा है, पीएनपी ट्रांजिस्टर है, पीएनपी ट्रांजिस्टर है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे इमीटर होगा, यहाँ पे बेस होगा, यहाँ पे कलेक्टर होगा। यहाँ पे क्या होगा, इमीटर होगा, बेस होगा, कलेक्टर होगा। अब इनको हम जो है सोर्स से जोड़ते हैं। ये आपका एक प्रकार से अगर ये समझ लीजिए कि आपका एक जंक्शन कौन सा हो गया, पीएन हो गया, और एक जंक्शन आपका एनपी हो गया। अब देखो यहीं से अभी हम समझाने के लिए निकाल लेते हैं। अभी एक जंक्शन आपका पीएन हो गया, एक जंक्शन आपका हो गया एनपी हो गया। अब देखो पीएन जंक्शन आप जब भी पढ़े होंगे, पीएन जंक्शन आप जब भी पढ़े होंगे, पीएन जंक्शन जब भी पढ़े होंगे तो फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस आप लोग पढ़े होंगे। ऐसे कंस्ट्रक्शन को आप लोग क्या बोलते थे, फॉरवर्ड बायस बोल देते थे। ऐसे कनेक्शन को आप क्या बोलते थे, ऐसे कनेक्शन को आप क्या बोलते थे, ऐसे कनेक्शन को आप लोग रिवर्स बायस बोलते रहे होंगे। ऐसे कनेक्शन को आप लोग हमेशा क्या बोलते होंगे, रिवर्स बायस बोले। जैसे हम बनाने जा रहे हैं, ये कनेक्शन आपका कैसे हो जाएगा, ये कनेक्शन आपका रिवर्स बायस हो जाएगा। ये कनेक्शन कैसा हो जाएगा आपका, रिवर्स बायस हो जाएगा। ये कनेक्शन आपका रिवर्स बायस हो जाएगा। देखो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का किससे जुड़ा है, पी साइड से जुड़ा है, और नेगेटिव टर्मिनल किससे जुड़ा है, एन साइड से जुड़ा है। यहाँ पे बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है हम एन साइड से जोड़ दिए, और बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है पी साइड से जोड़ दिए। तो हमने आपको फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग दिखाने की कोशिश करी। आप बाहर बना के देख लीजिए, तभी आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर पाओगे चीज़ों को। अब इसी को हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं यहाँ पे। अगर इम्प्लीमेंट कर दें यहाँ पे तो देखो थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं, क्योंकि इसे अगर इसे इरेज कर देंगे तो आप लोग ऊपर समझ नहीं पाओगे। ये आपका क्या है, पीएनपी ट्रांजिस्टर है। ये आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर है, ये आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर है। पीएनपी ट्रांजिस्टर है, इमीटर, बेस और कलेक्टर इसकी लेयर है। तो अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव में आप कनेक्ट कर दिए, यहाँ पे क्या कनेक्ट कर दिए, आप पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिए। ये आपका नेगेटिव से कनेक्ट हो गया। ये आपका बेस जंक्शन है, ये आपका किससे कनेक्ट हो गया, नेगेटिव से। अब उसके बाद देखो अगला, इन्हीं को हम यहाँ पे शिफ्ट करने जा रहे हैं, इन्हीं को हम शिफ्ट करने जा रहे हैं, इन्हीं को हम यहाँ पे शिफ्ट करने जा रहे हैं। उसके बाद देखो फिर इधर से ये आपका पी टाइप है एक, और पी टाइप को लाए। उसके बाद पी टाइप, अब देखो यहाँ पे एक फॉरवर्ड बायस में कर रहे हैं, एक को हम रिवर्स बायस में करने जा रहे हैं। इसी चीज़ को यहाँ पे हम पुट करने जा रहे हैं, बहुत दिमाग से समझना। यहाँ पे एक फॉरवर्ड बायस में है, एक रिवर्स बायस, इन्हीं को हम यहाँ पे पुट करने जा रहे हैं। तो फॉरवर्ड बायस वाले को हमने पुट कर दिया, देखो उठा करके पुट कर दिया। अब रिवर्स बायस को पुट करना है, तो यहाँ पे पी के साथ क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है, पी के साथ नेगेटिव टर्मिनल है, और एन के साथ क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है, एन के साथ क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है। तो एक आपका क्या हो गया, एक आपका फॉरवर्ड बायस में हो गया, एक आपका रिवर्स बायस में हो गया। एक आपका जो क्या बोलते हैं ट्रांजिस्टर, जो आपका एक जंक्शन डायोड कौन सा है, ये फॉरवर्ड बायस में, एक जंक्शन आपका कौन सा हो गया, पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बायस में हो गया। दोनों का मर्ज किए हमने, क्या बनाया, समझाने के लिए बता रहे हैं आपको चीज़ों को। अगर सीधे हम एनपीएन पीएनपी ट्रांजिस्टर लिख के बना देते तो आप समझ ना पाते। तो यहाँ पे एक क्या है, एक की कंडीशन क्या है, फॉरवर्ड बायस में है। एक तो हमारा किस में हो गया, फॉरवर्ड बायस में हो गया, एक हमारा हो गया रिवर्स बायस में। एक हो गया किसमें, फॉरवर्ड बायस में, एक हो गया हमारा रिवर्स बायस में। तो इसमें जो हमारा ट्रांजिस्टर है कैसे वर्क करेगा, एक ओपन सर्किट की भांति वर्क कर सकता है। किस प्रकार वर्क कर सकता है, एक ओपन सर्किट की भांति, एक ओपन सर्किट की भांति वर्क कर सकता है। किस प्रकार, ओपन सर्किट आप लोग जानते हैं, इस प्रकार वर्क कर सकता है। लेकिन यहाँ पे शर्त क्या रखा है, देखने वाली बात तो ये है, देखने वाली शर्त क्या है, देखने वाली पूछा है क्या, एक ट्रांजिस्टर क्या बोला है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर इफ एमीटर टू बेस, एमीटर टू बेस, देखो एमीटर टू बेस जंक्शन, एमीटर टू बेस एंड कलेक्टर टू बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस। हमने एमीटर टू बेस जंक्शन क्या कर दिया, फॉरवर्ड बायस में कर दिया। उसकी एक बात तो हमने मान ली, एमीटर टू बेस जंक्शन हमने फॉरवर्ड बायस में कर दिया, एक बात उसकी हम मान लिए। लेकिन अभी उसकी एक बात हम नहीं माने। उसकी एक बात कौन सी नहीं माने, उसकी एक बात हम नहीं माने कि जो
एमीटर टू बेस जंक्शन है फॉरवर्ड बायस, और उसके बाद इमीटर टू बेस एंड कलेक्टर टू बेस। अभी जो कलेक्टर टू बेस जंक्शन है इसको हमने फॉरवर्ड बायस में नहीं किया, इसको हमने किस में किया है, रिवर्स बायस में। तो इसकी बात अभी हम नहीं माने। अब इसकी बात मानने के बाद एक सर्टिफिकेट क्या बोलते हैं, एक जो करेक्टरिस्टिक्स है, एक करेक्टरिस्टिक इसकी बात को मान करके बनाने जा रहे हैं। अभी इसकी बात नहीं माने तो ये बना, अब इसकी एक बात मानने जा रहे हैं। क्या मानने जा रहे हैं, दोनों को फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करने जा रहे हैं। तो एक अभी क्या है, अभी फॉरवर्ड बायस में है, अभी ये रिवर्स बायस में। अब दोनों को हम फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करने जा रहे हैं। तो उसके लिए देखते हैं क्या कंस्ट्रक्शन होगा। उसके लिए कंस्ट्रक्शन कुछ इस प्रकार बनेगा। ये आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा, ये आपका ये कहाँ पर है, थोड़ा सा आपका ये छोटा कर देते हैं क्वेश्चन। ये आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर हो गया, फिर से ये आपका क्या हो गया, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर हो गया, फिर से एक पीएनपी ट्रांजिस्टर हो गया। अगेन हमने लिया क्या, पीएनपी ट्रांजिस्टर, अगेन पीएनपी ट्रांजिस्टर लिया। यहाँ पे क्या है, इमीटर है, यहाँ पे क्या है, बेस है, यहाँ पे क्या है, कलेक्टर है। अब देखो यहाँ पे इनकी एक बात हम मान लिए फॉरवर्ड बायस में, एक बात हम इनकी मान लिए फॉरवर्ड बायस में, एक बात इनकी हम मान लिए। अब दूसरी बात भी माननी है, एक जो कलेक्टर टू बेस जंक्शन इसको भी फॉरवर्ड बायस में करना है। तो इसको भी फॉरवर्ड बायस में करने के लिए क्या करने पड़ेगा, हमको P को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा और N को नेगेटिव बनाना पड़ेगा, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में करना है ना। फॉरवर्ड बायस में आप जानते हो क्या होता है, P टाइप को पॉजिटिव बैटरी से कनेक्ट करते हैं और N टाइप को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या करोगे, इसको नेगेटिव से कनेक्ट कर दोगे। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा चेंज आने वाला है, देखो यहाँ पे क्या था, प्लस माइनस था, यहाँ पे क्या था, प्लस माइनस था। तो कौन सा था, ये फॉरवर्ड बायस में था। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, ये भी आपका फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। अब अगली पोजीशन ये बोला है, यदि फॉरवर्ड बायस में करना है तो हमको P टाइप को पॉजिटिव से और N टाइप को नेगेटिव से कनेक्ट करना पड़ेगा। रिवर्स बायस में देखो P टाइप को हमने नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया और N टाइप को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया है। तो इसकी बात हम नहीं माने, यहाँ पर इसकी बात नहीं माने तो इस प्रकार क्या बोलते हैं, करेक्टरिस्टिक्स बनी। इसकी बात माने तो किस प्रकार बनी, इस प्रकार बनी, इसके जस्ट अपोजिट। इसके जस्ट अपोजिट का मतलब क्या है, जो हमारा पॉजिटिव टाइप है, फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, P टाइप को पॉजिटिव से और N टाइप को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं। आप फॉरवर्ड बायसिंग रिवर्स बायसिंग खूब पढ़े हो। तो उसी प्रकार फिर से हम P टाइप को पॉजिटिव से और N टाइप को फिर से नेगेटिव से कनेक्ट कर दिए। तो मतलब हमारा ये वाला भी फॉरवर्ड बायस में हो गया। अब जब दोनों फॉरवर्ड बायस में हो जाएंगे तो हमारा जो सर्किट है किस प्रकार हो जाएगा, एज अ क्लोज स्विच, एज अ क्लोज स्विच, क्लोज स्विच लघुपथित, एज अ क्लोज्ड स्विच, एज अ क्लोज्ड स्विच किस प्रकार काम करेगा, एज अ क्लोज स्विच की भांति काम करेगा, एज अ क्लोज स्विच की भांति बिहेव करेगा। तो ये रहा इसका कॉन्सेप्ट जो हमने आपको यहाँ से लेके यहाँ तक फिर यहाँ तक बताने की कोशिश की। आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, एक्ट एज अ क्लोज स्विच, एक्ट एज अ क्लोज स्विच क्या हो जाएगा, एक्ट एज अ क्लोज स्विच। देखो हमने बताया ना, एज अ क्लोज स्विच वर्क करेगा क्योंकि दोनों फॉरवर्ड बायस में है। और इसकी बात भी हमने मान ली। इसकी बात क्या थी, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर इफ इमीटर बेस एंड कलेक्टर टू बेस, इमीटर टू बेस, इमीटर टू बेस, एमीटर टू बेस एंड कलेक्टर टू बेस, एंड कलेक्टर टू बेस, एंड कलेक्टर टू बेस, कलेक्टर टू बेस, दोनों को फॉरवर्ड बायस में। इमीटर टू बेस हमने फॉरवर्ड बायस में कर दिया, कलेक्टर टू बेस भी हमने फॉरवर्ड बायस में कर दिया। इसकी बात को सेटिस्फाई किए तो सर्किट हमारी किस प्रकार बनी, क्योंकि आप फॉरवर्ड बायस में जानते हो करंट का कंडक्शन होता है, रिवर्स बायस में करंट कंडक्शन नहीं होता। तो हमारा जो सर्किट है किस प्रकार बिहेव करेगा, एज अ क्लोज स्विच, एज अ क्लोज स्विच की भांति बिहेव करेगा, एक्ट एज अ क्लोज स्विच। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ अ क्लास ए एम्पलीफायर, क्लास ए एम्पलीफायर का मुख्य लाभ क्या है। तो देखो मिनिमम डिस्टॉर्शन, मैक्सिमम करंट आपके जो होते हैं, जो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी आपने पढ़े होंगे। तो यहाँ पे देखो अगर बात करें हम दो चीज़ बता देंगे आपको, क्लास ए बता देंगे, क्लास सी बता देंगे, दोनों में दो अंतर क्या है। क्लास ए की बात की जाए तो क्लास ए का जब यूज करते हैं तो किसके लिए यूज करते हैं, जो हमारा डिस्टॉर्शन होता है, जो विरूपण होता है, विरूपण बोलते हैं इसको हिंदी में। यहाँ पे क्या लिखा है हमें नहीं पता, क्लास एम्पलीफायर मुख्य लाभ क्या है तो अभी नहीं पता है, यहाँ पे नहीं दिया है। विरूपण बोलते हैं हिंदी में, और या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टॉर्शन, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टॉर्शन, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं। और कहीं कहीं विकृति भी लिख देता है, विकृति। पूछा है क्लास ए, क्लास ए का यूज क्यों करते हैं, तो हम बता दिए आपको विरूपण और विकृति को घटाने के लिए। किसके लिए करते हैं, विरूपण और विकृति या डिस्टॉर्शन, या एक प्रकार समझ लीजिए कि लॉसेस या तोड़ मरोड़ जो उत्पन्न होती है, टेढ़ा मेढ़ा, उसको कम करने के लिए, विकृति को कम करने के लिए। लेकिन इसका एक नुकसान भी है, हम विकृति कम करने के चक्कर में अपनी दक्षता भी खो देते हैं। ये तो कम हो जाती है, डिस्टॉर्शन हमारा कम हो जाता है,
डिस्टार्शन कम हो जाता है, डिस्टार्शन तो कम हो जाता है, लेकिन साथ में डिस्टार्शन कम हो जाता है, मानते हैं इस बात को, लेकिन साथ में इफिशियंसी दक्षता भी घट जाती है। इफिशियंसी जो है हमारी दक्षता है ये भी घट जाती है, दक्षता भी घट जाती है, दक्षता भी घट जाती है, दक्षता भी घट जाती है। तो इसका ड्राइबैक भी है ये, फ़ायदा तो है हमारा डिस्टार्शन कम हुआ लेकिन इफिशियंसी भी रिड्यूस हो जाती है। बात की जाए क्लास सी की, तो क्लास सी में क्या होता है, क्लास सी में डिस्टार्शन बढ़ जाता है, विकृति बढ़ जाती है, विकृति बढ़ जाती है, विकृति बढ़ जाती है, विकृति बढ़ जाती है, लेकिन दक्षता भी साथ में बढ़ जाती है, दक्षता इफिशियंसी, इफिशियंसी दक्षता बोले तो इफिशियंसी, इफिशियंसी भी बढ़ जाती है, दक्षता, दक्षता भी बढ़ जाती है। फिलहाल हमने आपको क्लास ए क्लास सी बता दिया, ऐसा कोई क्वेश्चन आता है क्लास बी का भी चर्चा कर लेंगे। क्लास ए एम्पलीफायर का मुख्य लाभ क्या है, तो मिनिमम डिस्टार्शन, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जो हमने आपको बताया मिनिमम डिस्टार्शन, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है क्या, कि इसकी दक्षता भी घट जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के सिग्नल तरंगों या पल्सों का उत्पन्न करता है, बिना इनपुट सिग्नल के। कल से ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, जिसमें फीडबैक अरेंजमेंट होता है वही तो करेगा, फीडबैक अरेंजमेंट किस में होता है, जिसमें फीडबैक अरेंजमेंट होगा वही तो करेगा। अब फीडबैक अरेंजमेंट किस में होता है, फीडबैक अरेंजमेंट होता है हमारे ऑसिलेटर में। फीडबैक अरेंजमेंट कितना किस में होता है, फीडबैक अरेंजमेंट, फीडबैक अरेंजमेंट, फीडबैक अरेंजमेंट किस में होता है, फीडबैक की सुविधा, हिंदी में आप लोग देख लीजिए, फीडबैक की, फीडबैक की सुविधा किस में होता है, आपके ऑसिलेटर में होती है। फीडबैक की सुविधा किस में होती है, ऑसिलेटर में होती है। फीडबैक की सुविधा किस में होती है, ऑसिलेटर। अभी तो हमने ऑप्शन भी नहीं देखे हैं, देखते हैं शायद यही दिया हो। फीडबैक की सुविधा किस में होती है, ऑसिलेटर में होती है। इसलिए बिना इनपुट के, बिना इनपुट सिग्नल के तरंगों के पल्स आपको मिलती रहती है। इनपुट बताया था हमने, और क्या बोलते फीडबैक बताया था, जो आपको आउटपुट है उसका रिफरेंस अगर उसका संदर्भित हम इनपुट के साथ करने की कोशिश करें या करें तो क्या होता है, वो उसके लिए एक प्रकार से इनपुट होता है। जो आउटपुट में मिला उसे आपने अगेन इनपुट में दिया, फिर यही क्रम चलता रहता है और आपको क्या मिलता रहता है, सिग्नल या क्या सिग्नल या तरंगे पल्स के रूप में मिलती रहती हैं। ऐसा काम करने वाले इक्विपमेंट को क्या बोलते हैं हम, ऐसा करने वाले को हम बोलते हैं ऑसिलेटर, हिंदी में दोलक। उसके बाद चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है, विच सर्किट इज इसेंशियल टू मेंटेन ऑसिलेशन और वेव इन ऑसिलेशन सर्किट। दोलक सर्किट में दोलनों या तरंगों को बनाए रखने के लिए कौन सा सर्किट आवश्यक है। दोलन सर्किट में दोलन या तरंगों को बनाए रखने के लिए कौन सा सर्किट आवश्यक है, तो हमने बताया था आपको कि जो है विच सर्किट इज एसेंशियल टू मेंटेन ऑसिलेशन। अब ऑसिलेशन में क्या होता है, ऑसिलेशन में अगर जो है दोलन या पल्स जो है वेवफॉर्म बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, फीडबैक बनाए रखना चाहिए, क्योंकि फीडबैक हमें देते रहना चाहिए। यदि फीडबैक नहीं देंगे तो हमें पल्स या जो मिल रही है वो नहीं मिलेंगे। क्या देता है, हमेशा देना रहिए, हमेशा देंगे क्या, फीडबैक, फीडबैक हमेशा देंगे। अब फीडबैक हम दो फॉर्म में दे सकते हैं, फीडबैक हम दो फॉर्म में दे सकते हैं। एक हमारा फीडबैक कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव फॉर्म में, एक हो सकता है पॉजिटिव फॉर्म में। मतलब फीडबैक हम दो फॉर्म में दे सकते हैं, नेगेटिव फॉर्म में भी दे सकते हैं, पॉजिटिव फॉर्म में भी दे सकते हैं। हम अभी बताए थे नेगेटिव फीडबैक का मतलब पीछे वाले क्वेश्चन में बताए हैं, पॉजिटिव फीडबैक का मतलब भी बताएं। अब यहाँ पे पूछा है दोलक सर्किट में दोलन या तरंगों को बनाए रखने के लिए, दोलन या तरंगों को बनाए, ऑसिलेशन और वेव, इनको बनाए रखने के लिए हमें फीडबैक कैसा चाहिए, फीडबैक चाहिए हमारा कौन सा चाहिए, फीडबैक हमें पॉजिटिव फीडबैक चाहिए। कैसा फीडबैक चाहिए, पॉजिटिव फीडबैक। कैसा फीडबैक चाहिए हमें, पॉजिटिव फीडबैक चाहिए, पॉजिटिव फीडबैक चाहिए। पॉजिटिव फीडबैक किस प्रकार में बोलता है, ये आपका जैसे इनपुट हो गया, ये आपका इनपुट हो गया और ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका इस प्रकार का ये होता है, ये आपका यहाँ पे आउटपुट है। यदि तो देखो हमने क्या दिया, फीडबैक देने की कोशिश की है, हमने समझाने की कोशिश की, तो कौन सा हो जाएगा ये, पॉजिटिव फीडबैक। किसके लिए, दोलन या तरंगों के लिए हम कह देंगे पॉजिटिव फीडबैक देंगे। यहाँ पे दिखा हुआ है पॉजिटिव फीडबैक, सकारात्मक फीडबैक हिंदी में इसी को बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द मेन एप्लीकेशन ऑफ यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर का मुख्य उपयोग क्या होता है, देखो टाइमिंग में होता है इसका मुख्य उपयोग, उसके बाद टाइमिंग में होता है, उसके बाद जो है क्या बोलते हैं सबसे ज़्यादा जरूरी होता है आपके जो कंट्रोलिंग इक्विपमेंट होते हैं वहाँ को ऑन करने के लिए होता है, ट्रिगरिंग में सबसे ज़्यादा, हमें ध्यान नहीं आ रहा था, टाइमिंग के साथ साथ ट्रिगरिंग सर्किट में इसका यूज सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ पे दिया हुआ है रेक्टिफिकेशन, एम्पलीफिकेशन, रेगुलेशन एंड ट्रिगरिंग। इसका राइट आंसर ट्रिगरिंग जो हमने अभी आपको बताया।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन दिया है विच डिवाइस। हम हमेशा बोल रहे हैं क्लास को भगाइए नहीं, क्लास को आराम से देखिए, धीरे से देखिए। यदि समझ में नहीं आता है तो आप कुछ देर के लिए रुक जाइए, नोट्स बनाइए, रिवर्स कर लीजिए। यदि आपको लगता है कि सर बहुत तेज़ पढ़ा रहे हैं तो आप थोड़ा सा जो है स्पीड को कम कर लीजिए। आपके डिवाइस में ऐसे सारे अरेंजमेंट होते हैं, बार बार बोलते रहते हैं। लेकिन हाँ, अगर नोट्स बनाते रहोगे तो लाइफ टाइम आपके लिए नोट्स भी बन जाएगी। हम इस प्रकार से पढ़ा रहे हैं कि आपका शायद हो सकता है छोटा छोटा नोट्स भी बनता रहे क्वेश्चन आंसर सॉल्व होने के साथ साथ। यहाँ पे दिखा विच डिवाइस आर वेरी हाई इनपुट इम्पीडेंस, लो नॉइस आउटपुट एंड गुड लीनियरिटी एंड लो इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटी। किस उपकरण में बहुत अधिक इनपुट इम्पीडेंस, कम शोर, निर्गत अच्छा, रैखिकता, लीनियरिटी, कम अंतर इलेक्ट्रोड, ये सब किस में होता है? ये सारे खूबी हमारे किस में होती हैं? एफईटी में होती हैं। नॉइस भी कम होता है, ये किस में होती हैं? एफईटी में होती है। एफईटी का फुल फॉर्म क्या होता है? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। एफईटी का फुल फॉर्म क्या होता है? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अगला क्वेश्चन दिया है व्हाट इज द डिफरेंस इन करंट कंट्रोल मॉसफेट कंपेयर टू जेईफीटी। मॉसफेट जेईफीटी, अगर इसी जेईफीटी को हम क्या बोल दें? आईजीएफईटी बोल दें। इसी को आईजीएफईटी भी बोलते हैं, कहीं कहीं पे दे देता है ऐसा कुछ। जेईफीटी की तुलना में मॉसफेट के धारा नियंत्रण में क्या है? इंसुलेटिंग लेयर इंस्टेटेड यूजिंग एन मटेरियल इंस्टेड पी मटेरियल। और क्या दिया हुआ है? यूजिंग पी मटेरियल इंस्टेड ऑफ एन मटेरियल, यूजिंग एन मटेरियल गेट इंस्टेड ऑफ पी मटेरियल। पी सामग्री के बजाय एन सामग्री गेट का उपयोग करना। इंसुलेटिंग लेयर इंस्टेटेड जंक्शन। तो हमने बताया आपको जो मॉसफेट होता है कंपेयर टू जेईफीटी की तुलना में मॉसफेट धारा नियंत्रण में क्या अंतर है? तो जो आपका जो यहाँ पे होता है इंसुलेटेड गेट, हमने बताया था ना आईजी इंसुलेटेड गेट, एक प्रकार का आईजीएफईटी होता है, इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो यह क्या होता है यहाँ पे? अब देखो इंसुलेटेड गेट इसका क्या हो जाता है? गेट इसका इंसुलेटेड हो जाता है। अभी जस्ट पीछे हमने अभी दो सेकंड पहले 10 सेकंड पहले ही हमने लिखा भी था फुल फॉर्म, वही उसी बेस्ड पे इसका आंसर भी आ गया। पूछा है जेईफीटी की तुलना में मॉसफेट के धारा नियंत्रण में क्या अंतर है? तो इंसुलेटिंग लेयर इंस्टेड ऑफ जंक्शन, इंसुलेटिंग लेयर इंस्टेड ऑफ जंक्शन, उसका जंक्शन क्या होता है? इंसुलेटिंग लेयर का होता है, इंसुलेटेड गेट। यहाँ पे इसका राइट आंसर यहीं से मिल गया। यूजिंग एन मटेरियल ये भी नहीं सही, यूजिंग पी मटेरियल ये भी नहीं सही, यूजिंग एन मटेरियल ये भी नहीं सही। क्या हुआ? इंसुलेटेड गेट होता है, इंसुलेटेड इंस्टेड ऑफ जंक्शन, इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये इसका राइट आंसर हो गया। तो ये रहे आज के आपके शानदार धुआंधार क्वेश्चन सीरीज। आशा है, उम्मीद है आप सब लोग को समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया है तो आप लोग जो है एक बार वीडियो को रिवर्स करके देखिए, चीज़ें समझ में आपको आ जाएंगी। फिर नई क्लास लेके आएंगे, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। इस चैनल से कुछ जानकारी मिल रही है, आपको कुछ समझ में आ रहा तो उन सब बच्चों को भी बताएं जो इस सुविधा से वंचित हैं।